हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यहाँ पर आज मैं आप सभी की लाई हूँ यूपी स्पेशल सीरीज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है हमारे श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, गोविंद बल्लभ पंत, चौधरी नारायण सिंह या फिर हृदय नारायण दीक्षित। तो आप सभी को बता दें, गोविंद बल्लभ पंत जी को हमारा प्रथम यूपी का प्रथम मुख्यमंत्री बोला जाता है। ठीक, वहीं पर हमारे चौधरी नारायण सिंह जी यूपी के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे और हमारे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन हमारे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। इसीलिए हमारा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन है हमारे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो आपको बता दें कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं ना, इनको अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 164, कौन सा? 164 के तहत इनकी नियुक्ति कौन करता है? हमारा 164 के तहत हमारे राज्य के जो राज्यपाल साहब होते हैं वो हमारे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। और होता क्या है कि जो हमारे विधानसभा चुनाव होते हैं उनमें जो बहुमत दल का नेता होता है उसको हमारे राज्यपाल जी हैं वो मुख्यमंत्री नियुक्त कर देते हैं। तो आई होप आपको मुख्यमंत्री जी के बारे में समझ आया होगा कि मुख्यमंत्री जी को हमारे राज्यपाल जी नियुक्त करते हैं। साथ ही साथ इनका टेन्योर यानी कि कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इनको 164 अनुच्छेद 164 के तहत नियुक्त किया जाता है। अब हम जान लेते हैं राज्यपाल जी के बारे में। तो हमारा जो राज्य का प्रथम नागरिक होता है वो हमारे राज्यपाल साहब ही होते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 155, किसके? 155 के तहत, अनुच्छेद हमारा 155 के तहत हमारे राष्ट्रपति जी जो हैं हमारे राज्यपाल साहब को नियुक्त करते हैं। और साथ ही साथ इनका जो टेन्योर है यानी कि कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। और एक चीज़ और आपको बता दें कि जिसको जो नियुक्त करता है वो व्यक्ति अपना त्यागपत्र उसे ही देता है। जैसे कि हमारे राज्यपाल साहब को नियुक्त किया राष्ट्रपति जी ने, तो हमारे राज्यपाल साहब अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को देंगे। अगर उनको त्यागपत्र देना होगा तो अपना त्यागपत्र वो अपने राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी को नियुक्त किसने किया था? राज्यपाल साहब ने किया था। तो मुख्यमंत्री जी अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल साहब को देंगे। ठीक है। आई होप आप सभी को यहाँ समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा कि राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए तथा किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन है हमारे 4 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री द्वारा, 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा, 6 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे राज्यपाल साहब का जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स का होता है। तो ऑप्शन 2 ही हमारा ऐसा है जिसमें 5 ईयर्स दिया है। और साथ ही साथ इनकी नियुक्ति जो है ना राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्य के राज्यपाल द्वारा किन किन की नियुक्ति की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे राज्यपाल साहब किन की नियुक्ति कर सकते हैं। ऑप्शन है हमारे महाधिवक्ता, लोकायुक्त, 1 एवं 2 दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि हमारे जो राज्यपाल साहब हैं ना वो महाधिवक्ता और लोकायुक्त दोनों की नियुक्ति करते हैं। तो महाधिवक्ता होता कौन है? मन में आ रहा होगा। तो महाधिवक्ता जो है ना हमारे राज्य सरकार के प्रथम विधिक सलाहकार होते हैं। कौन होते हैं? प्रथम विधिक सलाहकार, प्रथम विधिक सलाहकार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार को जो हमारा कानूनी सलाह देता है वो होता है महाधिवक्ता। ठीक। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि महाधिवक्ता जो है ना इनकी नियुक्ति कौन करता है, संविधान के किस अनुच्छेद में आते हैं। तो आपको बता दें कि संविधान का जो अनुच्छेद 165(1) है, 165 संविधान का अनुच्छेद 165(1) जो है हमारा, इसके अनुसार हमारा प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल है हमारे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता जो धारण करते हैं उस व्यक्ति को महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल नियुक्त करते हैं। आप सभी को बता दें कि महाधिवक्ता को हम लोग इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहते हैं। ठीक। और ये जो होते हैं ना महाधिवक्ता हमारे राज्य सरकार को कानूनी सलाह देते हैं। ठीक। कानूनी विषय पर अगर राज्य सरकार को कोई सलाह चाहिए है तो वो महाधिवक्ता साहब देते हैं। और दूसरा ये आपको याद रखना है कि अगर किसी ने कोर्ट में पिटीशन डाली है राज्य सरकार के विरुद्ध, मान के चलिए कोविड-19 में किसी को हमारी हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और किसी ने पिटीशन डाल दी, तो पिटीशन जब डाली राज्य सरकार के विरुद्ध तो हमारा राज्य सरकार का भी एक वकील होना चाहिए ना, जो हमारे राज्य सरकार की तरफ से पॉइंट्स रखे, जो राज्य सरकार की तरफ से लड़े कोर्ट में। तो कौन लड़ाई करता है? तो वो महाधिवक्ता साहब ही लड़ते हैं। ठीक। महाधिवक्ता साहब ही हमारे कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से बैठते हैं। ठीक है। वहीं लोकायुक्त के बारे में जान लेते हैं। तो लोकायुक्त होते कौन है? वास्तविकता में इनको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो लोकायुक्त हैं ना वो नागरिकों की शिकायतों के निवारण हेतु बनाए जाते हैं। ठीक है। और राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। किस स्तर पर? राज्य स्तर पर की जाती है। ठीक। पहला जो लोकायुक्त कार्यालय है हमारा, फर्स्ट लोकायुक्त कार्यालय, वो महाराष्ट्र ने, किसने? महाराष्ट्र ने अपना स्थापित किया था। किसने? महाराष्ट्र ने।
आप यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जान चुके हैं कि पहला लोकायुक्त कार्यालय हमारे महाराष्ट्र ने खोला था। ठीक, तो यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि हमारे राज्य के राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता और लोकायुक्त दोनों की नियुक्ति की जाती हैं। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना। ये पॉलिटी की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा प्रश्न है, वहीं यूपी स्पेशल से भी, क्योंकि हमारे राज्य के राज्यपाल जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है यूपी स्पेशल में। ठीक, प्रश्न है हमारा कि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज में सिफारिश की थी त्रिस्तरीय शासन प्रणाली, द्विस्तरीय शासन प्रणाली, एक एवं दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बी आर मेहता के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। बी आर मेहता का हमारे पंचायती राज सिस्टम में बहुत बड़ा रोल रहा है। इनको हम लोग पंचायती राज का शिल्पी या वास्तुकार कहते हैं। क्या कहते हैं? शिल्पी। ठीक, शिल्पी या वास्तुकार। ठीक, वास्तुकार। ठीक है, तो वी आर मेहता ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि इनको हमारा पंचायती राज में शिल्पी या वास्तुकार कहा जाने लगा? तो इन्होंने जो है हमारे पंचायती राज सिस्टम में 1957 में, कब? 1957 में एक त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली दी। तो त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का मतलब ये होता है कि 3 स्तर पर इन्होंने पंचायत प्रणाली सजेस्ट की। तो कौन कौन से स्तर थे? पहला था हमारा ग्राम स्तर। क्या था? पहला था हमारा ग्राम स्तर पर, दूसरा था हमारा ब्लॉक स्तर पर, और हमारा तीसरा था हमारा जिला स्तर पर। ठीक है, तो इन्होंने जो है त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली जो है हमारी सजेस्ट की थी। ठीक, कब की थी? 1957 में इन्होंने सजेस्ट की थी। ठीक, इसीलिए इनको हमारा पंचायती राज सिस्टम में शिल्पी कहा जाता है, या फिर आप कहेंगे कि वास्तुकार कहा जाता है। ठीक, वहीं द्विस्तरीय शासन जो प्रणाली है तो उसकी बात हमारी किसने की थी? द्विस्तरीय शासन प्रणाली की बात हमारे अशोक मेहता जी ने की थी। किसने की थी? अशोक मेहता जी ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है कि अशोक मेहता जी ने हमारी द्विस्तरीय शासन प्रणाली की बात की थी। कब की थी? तो इन्होंने की थी 1977 में, यानी कि 1977 में की थी। अभी आपको मन में लग रहा होगा कि इतना पहले इन्होंने सजेस्ट किया त्रिस्तरीय शासन प्रणाली के बारे में, 1957 में सजेस्ट किया गया, वहीं द्विस्तरीय शासन प्रणाली के बारे में 1977 में सजेस्ट किया गया। लेकिन हमारे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा तो 1992 में मिला था, मतलब 1992 में मिला था। कब मिला था? 1992 में मिला था। ठीक, जी हाँ, 1992 में ही मिला था। इतने बाद हमारे पंचायती राज सिस्टम को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक, कि अब हर किसी को पंचायतें गठित करने का प्रावधान है। ठीक है, हर किसी राज्य को अपनी पंचायतें गठित करने का प्रावधान दिया गया। ठीक, कि अपनी पंचायतें गठित कर सकता है। ठीक, तो हुआ ये कि जब 1992 में हमारा 73वां और 74वां एक संविधान संशोधन आया। कौन सा? 73 और 74वां। ठीक, इसके तहत हुआ ये कि हमारे 73वें संविधान संशोधन के तहत हमारे ग्राम पंचायतों को स्वायत्तता दी गई। वहीं 74 में जो हमारा संविधान संशोधन था उसमें नगर पंचायतों के बारे में कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हमारे बलवंत राय मेहता जी ने हमारी त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की बात कही थी। किसकी? त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की बात कही थी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया। तो हमारे ऑप्शन हैं 1975, 1950, 1977 या फिर 1965। तो आपको यहाँ पर बताना है कि हमारे उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया। तो उत्तर प्रदेश में जो लोकायुक्त का पद है वो 1975 में सृजित किया गया था। कब? 1975 में। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में हैं, क्या है? मछलियां हैं, तीर हैं, धनुष हैं, या फिर उपरोक्त सभी हैं। तो आप सभी ने यूपी का जो लोगो है वो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप गूगल से जाके ज़रूर लोगो देख लें। तो यूपी का जो राजकीय चिन्ह है ना, उसमें मछलियाँ भी रहती हैं, तीर भी रहते हैं, धनुष भी रहते हैं, उपरोक्त सभी रहते हैं। ठीक, इस तरीके से सरकार का हमारा लोगो है। यहाँ पर एक धनुष तीर बना रहता है। ठीक, यहाँ पर 2 मछलियाँ बनी रहती हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा एक बार। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष। तो आपका राज्यपाल नियुक्त होने के लिए ना आपकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, कितनी? 35 वर्ष होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। आपकी ये मैंडेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये दोनों चीज़ें हमारे राज्यपाल बनने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि 25 वर्ष जो आयु होती है किसके लिए होती है? तो विधानसभा का सदस्य, विधानसभा
ठीक है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो आयु होती है ना वो 25 वर्ष होती है। साथ ही साथ हमारा लोकसभा का सदस्य, विधानसभा और लोकसभा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा एक बार। विधानसभा और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको मिनिमम आयु चाहिए पड़ती है कितनी, 25 वर्ष चाहिए पड़ती है, ठीक है। वहीं आप 30 वर्ष देखें तो 30 वर्ष हमारी आयु कब चाहिए पड़ती है, 30 वर्ष हमारा 30 वर्ष हमारा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा और विधान परिषद, क्या, विधान परिषद, ठीक। तो राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु चाहिए पड़ती है। वहीं पर हमारा लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, ठीक है, आपको कितने वर्ष की आयु चाहिए पड़ती है, 25 वर्ष की आयु चाहिए पड़ती है, ठीक। आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हमारा 25 वर्ष कब चाहिए पड़ता, 30 वर्ष कब चाहिए पड़ता, 35 वर्ष कब चाहिए पड़ता और 40 वर्ष तो कोई एज ही नहीं है डिफाइन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा 3 सही होगा, ठीक। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु है ना वो 21 वर्ष चाहिए पड़ती है, कितनी, 21 वर्ष। वहीं पर हमारा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए और साथ ही साथ विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए पड़ती है, 25 वर्ष चाहिए पड़ती है। वहीं पर हमारे विधान परिषद और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष चाहिए पड़ती है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे इस बारे में। प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत, कौन सा, अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा में न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, कि आपको बताना है कि विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। पहला तो आपको यही याद रखना है कि विधानसभा में सदस्यों का जो निर्धारण है संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया गया है और हमारे न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं और हमारे अधिकतम जो है 500 सदस्य हो सकते हैं, ठीक। इससे ज़्यादा हमारे सदस्य नहीं हो सकते, 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते और 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक। आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि 60 से कम का मतलब ये है कि आपके हमारे 59 नहीं हो सकते, ठीक। 60 तो चाहिए ही चाहिए हैं, वहीं हमारा 501 अधिकतम नहीं हो सकता, 500 अधिकतम हो सकता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए यहाँ पर। प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन है हमारे 14, 12, 1 या फिर 10। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा ना केवल एक सदस्य को, एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकता है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो आपको हमने पहले भी बता दिया है कि विधानसभा का सदस्य जो हमें है नियुक्त होने के लिए कितनी आयु चाहिए पड़ती है, हमें 25 वर्ष आयु चाहिए पड़ती है, कितनी, 25 वर्ष आयु चाहिए पड़ती है। प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुने जाने हेतु कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए सबसे पहले तो आप भारत के नागरिक हों और दूसरा आपकी 25 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। आपकी न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष निर्धारित की गई है भारतीय संविधान में। तो दोनों कथन हमारे एकदम सही है कि हमें भारत का नागरिक भी होना चाहिए, साथ ही साथ 25 वर्ष की आयु भी पूरी कर लेनी चाहिए, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो अब तक हमारी 2 महिलाएं हैं जो हमारी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो 2 महिलाओं में हैं कौन कौन सी। पहली है हमारी सुचेता कृपलानी जी, जो कि हमारी पहली मुख्यमंत्री जी मानी जाती हैं, सुचेता कृपलानी, ठीक है। और हमारी दूसरी आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते होंगे, सुश्री मायावती जी को, ठीक है, मायावती। आपको मायावती जी के बारे में मैंने फैक्ट बताया था कि ये सर्वाधिक बार हमारी यूपी की मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड इन्हीं का है। ये सर्वाधिक 4 बार, मतलब 4 बार ये टोटल हमारी मुख्यमंत्री रही हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच।